महकेगा घर अगर पढ़ गई बेटियां, आगे बेटों से भी बढ़ गई बेटियां। नाप लेंगी जहां पर निकलने तो दो, आसमां पर भी तो चढ़ गई बेटियां, आसमां पर भी तो चढ़ गई बेटियां। तो दोस्तों, आप सबको बेहद खुशी होगी ये जानकर कि भारतीय मूल की जो अंतरिक्ष यात्री हैं सुनीता विलियम्स दूसरी अंतरिक्ष यात्री रही हैं भारतीय मूल की। तो बेहद खुशी की बात है। ये समाज दोनों लोगों से, यानी कि पुरुष और स्त्रियों के, हम सब के योगदान से इसको उन्नति के मार्ग पर ले चलते हैं हम लोग। तो ये बहुत खुशी का विषय है, क्योंकि इस उम्र में 60 साल की उम्र में जब हम देख रहे थे वीडियोस में कि कुछ प्रसन्नता के साथ कितनी उमंग है उनके चेहरे पर और उनके जहनो दिमाग में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे CUT UG में हिंदी भाषा को पढ़ रहे थे, है ना। चूँकि विषय पर लेकर चलते हैं आपको, तो थोड़ा क्लास के शुरुआती दौर में थोड़ा कुछ आनंदपूर्ण होना चाहिए। तो दोस्तों, हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ते हैं। चूँकि इससे पहले हम लोग संधि पढ़ चुके हैं और अब विषय आया है उपसर्ग और प्रत्यय, यानी कि हिंदी भाषा का वह भाग जहाँ से प्रश्न अधिकतर पूछता है ना, अधिकतर प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय होते क्या हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। हम इसको 2 सत्र में बांटेंगे, है ना, ताकि सारी चीज़ें आसानी तरीके से समझी जा सकें। और करने का तो एक ही क्लास में हो जाएगा। आप देखते होंगे कि एक ही वीडियोज़ में सारे कोर्सेज या सारा जो कंटेंट होता है वो करवा दिया जाता है। तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, बिल्कुल आप समझ के करिए, क्योंकि व्याकरण समझ का विषय है, रटने की कोई आवश्यकता है नहीं आपको। आप धैर्य बनाकर सहजता से अध्ययन करते रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो हम पढ़ते हैं उपसर्ग और प्रत्यय, यानी उपसर्ग होता क्या है, उपसर्ग और प्रत्यय होता क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उपसर्ग शब्द संरचना की इकाइयाँ हैं। वे कौन कौन सी हैं? उसमें शब्द संरचना की इकाइयों की अगर बात आती है तो उसमें कौन कौन सी हैं? एक तो संधि है, और एक समास है, एक उपसर्ग है और एक प्रत्यय है। यानी इन 4 चीज़ों से, इन 4 बिंदुओं से क्या होता है, आपकी शब्द संरचना होती है, यानी शब्द का निर्माण किया जाता है, शब्दों का सृजन किया जाता है ना। तो ये क्या हुई, ये इकाइयाँ हैं, शब्द संरचना की ये इकाइयाँ हैं, शब्द संरचना की ये 4 इकाइयाँ हैं। उपसर्ग तथा प्रत्यय शब्दांश होते हैं। उपसर्ग तथा प्रत्यय क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं ना, यानी कि शब्दों के अंश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दों के अंश होते हैं, टुकड़े होते हैं, शब्दों के अंश या भाग होते हैं, शब्दों के अंश होते हैं, शब्दों के अंश होते हैं ना। कैसे? आप कहेंगे शब्दांश कैसे होते हैं? उसमें नियम है, नियम ये है कि उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। उपसर्ग क्या लगता है? शब्द के पहले लगता है। यानी कि कोई अगर शब्द है, जैसे कविता है, या कह लीजिए कि क्या कह लीजिए, समावेश है, समावेश है ना। तो ये 2 चीज़ें हैं, 2 शब्दांश हैं, एक तो समा है और वेश है। तो दोनों का अलग अलग अर्थ निकालेंगे तो अलग अलग अर्थ उसका निकलेगा, है ना। तो इसका अर्थ जब ये लग जाएगा, इसके साथ में होगा, तो इसका अर्थ दूसरा होगा। तो परिभाषा में बताया गया है कि उपसर्ग क्या क्या करते हैं। उपसर्ग तथा प्रत्यय शब्दांश होते हैं, शब्दों के अंश होते हैं ना। एक पहले लगा और एक बाद में लगा, एक पहले है और एक बाद में, यानी 2 शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? 2 शब्दांश होते हैं, उपसर्ग तथा प्रत्यय। नए शब्द सृजन के लिए उपसर्ग तथा प्रत्यय सहायक भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि है तो सहज, आप पढ़ के आए हैं, बहुत कुछ आप जानते हैं, लेकिन समझने के लिए मैं आपको हर एक चीज़, हर एक बिंदु पे चर्चा कर रहा हूँ। क्योंकि जब आप समझ लेंगे तो उदाहरणों पे चर्चा करने की बहुत अधिक ज़रूरत नहीं रहेगी। आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है या किस प्रत्यय का इसमें प्रयोग हुआ है। नए शब्द सृजन होता है, आपको बताए हैं, और भूमिका में सहायक भूमिका निभाते हैं ये। मतलब एक नया शब्द अगर सृजन करना हो
तो आपको उपसर्ग और प्रत्यय की सहायता से नए शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। शब्द निर्माण की प्रक्रिया में जो प्रथम योग किया जाता है, यानी जो प्रथम में जुड़ता है, जो क्या करता है, प्रथम में जुड़ता है, उपनागर जैसे है, उपनागर, ये उपनागर है। तो ये उप क्या है आपका, ये पहले जुड़ गया नागर में, है ना, नागर में पहले जुड़ गया, उपनागर में ये पहले जुड़ गया, तो ये क्या हुआ आपका, उपसर्ग हो गया। वह उपसर्ग जो बाद में जोड़ा, यानी वह शब्द होगा यहाँ पर, वह शब्द जो बाद में जोड़ा जाता है वह प्रत्यय कहलाता है। और ये क्या होगा आपका, प्रत्यय होगा, या गार, गार आपका प्रत्यय हो जाएगा। जब हम आगे इसकी चर्चा करें तब समझ में आएगा आपके। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। अगला बिंदु क्या है, ये उपसर्ग से जुड़ी कुछ बातें हैं। शब्द संरचना में पहले जुड़ जाते हैं, शब्द संरचना में ये पहले जुड़ जाते हैं, पहले जुड़ जाते हैं। उपसर्ग से अर्थ परिवर्तन हो जाता है, उपसर्ग से क्या होता है, अर्थ परिवर्तन हो जाता है ना, उपसर्ग से क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे हम उपसर्ग पढ़ते हैं तो क्या होता है, उप धन सर्ग, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ होता है समीप या पास। क्या होता है, समीप, समीप या पास, समीप या पास, किसका, उप का, है ना। इस उप का क्या होता है, समीप या पास। और सर्ग का क्या होता है, सर्ग का मतलब सृजन करना, है ना, या भाग। सर्ग माने सृजन करना, या सर्ग मतलब भाग कह लीजिए, है ना। तो ये होता है आपका शाब्दिक अर्थ का क्या होगा, समीप या पास, यानी जो समीप या पास है उसे उपसर्ग कहते हैं। और सर्ग का मतलब भाग होता है या सृजन होता है ना। तो क्या कहते हैं, उपशब्द संरचना में पहले जुड़ जाते हैं, ये पहले जुड़ जाते हैं, क्योंकि इसमें उप पहले लगा तो ये पहले जुड़ जाएगा। उपसर्ग से अर्थ परिवर्तन हो जाता है, उपसर्ग से क्या होता है, अर्थ परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है, अर्थ परिवर्तन हो जाता है। जैसे जैसे कह लीजिए उपेक्षा, उपेक्षा, है ना, उपेक्षा। तो अगर जब इसका तोड़ेंगे, हम विच्छेद करेंगे, हम लोग पढ़ के नियम आए हैं, उपधन इच्छा, उपधन इच्छा हो जाएगा ऐसे। तो ये आपका क्या है, ये आपका पहले जुड़ गया है। तो देखिए उपधन इच्छा हो गया, तो क्या कहता है कि उपसर्ग से अर्थ परिवर्तन हो जाता है। अर्थ परिवर्तन कैसे हो जाता है, इसका मतलब तो इच्छा, यानी कि आपकी जिजीविषा क्या है, इच्छा क्या है। और उप का प्रयोग, इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, उपसर्ग या प्रत्यय का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। जब उपसर्ग या प्रत्यय का प्रयोग होता है तो उस प्रयोग के आधार पर उसके अर्थ को ग्रहण किया जाता है, इसका निश्चित या स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। जब उपसर्ग या प्रत्यय का हम प्रयोग करते हैं तो प्रायोगिक जो अर्थ ग्रहण करते हैं, यानी प्रयोग में जो अर्थ उसका लिया जाता है वही उसको माना जाता है। तो इससे क्या होता है, इसका प्रयोग किया और इसका दोनों को जब मिलाए तो उपेक्षा हो गया है। यानी कि उपेक्षा मतलब कि अनदेखा करना या न मानना, किसी बात का, किसी बात को, किसी की बात का न मानना, उपेक्षा करना, है ना, अपमान करना। तो क्या होगा, उपसर्ग से अर्थ परिवर्तन हो जाता है। जब ये इसमें जुड़ गया, जब जुड़ के आया तो उपेक्षा बन गया। तो एक क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, इन दोनों के बीच में एक परिवर्तन हुआ। जैसे हम संधियों में पढ़ते आए हैं, क्योंकि बताया गया है कि संधि, प्रत्यय, उपसर्ग ये सब क्या हैं आपके, ये शब्द संरचना की इकाइयाँ हैं। तो ये मिल करके आपका एक अर्थ परिवर्तन हुआ और एक नया शब्द जुड़ गया। फिर कहता है शब्द के पूर्व में जुड़कर उसी अर्थ में विशेषता लाता है, उसी अर्थ में विशेषता ला देगा, है ना। जैसे कि सुंदर कहा जाए, अगर सुंदर कहा जाए तो देखिए सुंदर एक शब्द हो गया, है ना, सुंदर एक शब्द हो गया। फिर कहता है कि अगर यह जुड़ जाता है तो परिवर्तन हो जाता है। अगर इसमें अ उपसर्ग जुड़ गया है, अ उपसर्ग ये जुड़ गया तो क्या होगा दोस्तों, सुंदर का असुंदर हो गया, अर्थात कुरूप हो गया। तो क्या हुआ, अर्थ परिवर्तन हो गया, इस उपसर्ग के लगने से इसमें अर्थ परिवर्तन हो गया। फिर कहता है कि शब्द के पूर्व में जुड़कर उसी के अर्थ में विशेषता लाता है। जैसे ये सुंदर शब्द यहाँ पर भी है, सुंदर यहाँ पर भी है और सुंदर यहाँ पर भी है। लेकिन हुआ क्या है दोस्तों, हुआ ये है कि ये एक शब्द हो गया अलग से, फिर इसमें अ उपसर्ग जुड़ गया तो क्या हो गया, अर्थ का परिवर्तन हो गया, अर्थ में क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। और फिर हो गया अति सुंदर, तो अति भी आपका उपसर्ग है ना, तो अति जब सुंदर में लग गया तो उसकी
अधिकता हो गई है ना, सुंदरता की अधिक हो गई, यानी अधिक सुंदर हो गया, अति सुंदर। तो ये क्या है आपका, ये एक विशेषता बन गया कि वह सुंदर तो है लेकिन क्या है, अति सुंदर है, बहुत अधिक सौंदर्यवान है ना। तो क्या हुआ, उसी अर्थ में शब्द तो एक ही है, सुंदर ही है, लेकिन जब अति लग गया तो क्या हुआ कि उसी अर्थ में विशेषता ला दिया, उसी अर्थ में विशेष गुण। सुंदर तो है लेकिन जब यहाँ पर विशेषण लग गया तो क्या हुआ, उसकी विशेषता बन गई, उसमें और निखार आ गया उसी शब्द में, उसी शब्द का दूसरा अर्थ हो गया। यानी उपसर्गों के लगने से अर्थ परिवर्तन होता है और नए शब्द का निर्माण होता है। क्या होता है, नए शब्द का निर्माण होता है। कैसे होता है वो आपको बता चुके हैं। जैसे उपसर्ग में क्या होता है, उपसर्ग में क्या होता है, नया शब्द सृजन होगा। क्या होगा, नया शब्द बनेगा, अर्थ परिवर्तन भी होता है। और क्या होता है दोस्तों, और होता है कि उसी शब्द में विशेषता भी ला देता है। क्या होता है, उसी के अर्थ में विशेषता ला देता है। जब जुड़कर शब्द के पहले जब जुड़ता है तो क्या होता है, विशेषता लाता है, विशेष बनाता है, विशेषता ला करके उस शब्द को बताता है। फिर उपसर्ग विकारी शब्दों के साथ जुड़ता है। उपसर्ग क्या होता है, विकारी शब्दों के ही साथ जुड़ते हैं। विकारी शब्द क्या है आपके, संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण। यानी संज्ञा सर्वनाम आपके जो क्रिया विशेषण है वो आपके क्या है, अविकारी शब्द हैं, विकारी शब्द हैं। विकारी मतलब जिनका विकार होता है, जिनका परिवर्तन हो जाता है। आगे पीछे जोड़ने से जब कोई ना कोई परिवर्तन हो जाता है तो वह शब्द क्या होता है, विकारी शब्द कहलाता है। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं लेकिन आपको समय समय पर बताते रहेंगे ताकि स्मृति में आपके होगा तो आपको तुरंत याद आ जाएगा। आगे चर्चा करते हैं। उपसर्ग आप समझ गए हैं, इन बातों को स्पष्ट कर लिए होंगे। अब चलते हैं अगले बिंदु पर। अगला बिंदु में परिभाषा लिखी हुई है, जो एक मान लो अगर परिभाषिक शब्दावली दी हुई है तो उसको भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर परिभाषा में पूछ देता कि बताइए कि उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है, परिभाषा दी हुई होगी, आपसे विकल्प में दे दिया होगा बताइए उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या, परिभाषा लिखी हुई होगी। तो पढ़ते हैं परिभाषा क्या है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर परिवर्तन करते हैं। बहुत साधारण सी बात लिखी हुई, इसको एक परिभाषिक शब्दावली में गढ़ा गया है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में यानी पहले जुड़कर परिवर्तन करते हैं या प्रभावित करते हैं या उनके अर्थ पर प्रभाव डालते हैं तो वे क्या कहलाते हैं दोस्तों, उपसर्ग कहलाते हैं। और क्या है, प्रत्यय की भी परिभाषा लगे हाथ देख लीजिए। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर नया शब्द सृजन करते हैं या उसके अर्थ को प्रभावित करते हैं। दोनों में अंतर बस यही है कि दोनों क्या करते हैं, एक तो पहले जुड़ता है दूसरा बाद में जुड़ता है, और सेम बिल्कुल समान तरीके से दोनों की परिभाषा लिखी हुई है। तो ये हो गई आपकी परिभाषा हो गई। वे शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़ते हैं वे क्या कहलाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। और क्या करते हैं, अर्थ परिवर्तन करते हैं और नया शब्द सृजन करते हैं या उसी में जुड़ करके उसमें विशेषता ला देते हैं, उसमें विशेष बना देते हैं। जैसे सुंदर को अति सुंदर बताया गया, तो सुंदरता तो एक सुंदर है आदमी, लेकिन जब अति सुंदर करे तो उसकी विशेषता होगी कि वो बहुत अधिक सुंदर है। तो वे शब्दांश जो शब्द के पीछे जुड़कर नया शब्द सृजन करते हैं तथा उनमें अर्थ परिवर्तन लाते हैं या अर्थ को प्रभावित करते हैं तो वे क्या कहलाते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। आप धैर्यता से पढ़ते जाइए, देखते जाइए, उदाहरणों की चर्चा हम आगे करेंगे। बहुत ही आसान विषय है, आप सब समझदार हैं, बहुत कुछ कठिन है नहीं, लेकिन कुछ बातें जरूरी होती हैं बताना। उपसर्ग का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। आपसे बताया कि उपसर्ग और प्रत्यय का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। उपसर्ग या प्रत्यय क्या होता है, कोई निश्चित अर्थ नहीं होता इनका है। प्रत्यय कोई निश्चित अर्थ नहीं या कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है ना। स्वतंत्र अर्थ कैसे नहीं होता, इसकी चर्चा इन वाक्यों के माध्यम से बताया गया है आपको। देखिए, उपसर्ग का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। क्यों नहीं होता बताएंगे आपको। उपसर्ग का प्रयोग नहीं के अर्थ में नहीं किया जाता है ना, नहीं के अर्थ में किया तो जाता है लेकिन उसका बताएंगे। उपसर्ग या प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता है क्योंकि यह शब्दांश होते हैं ना, क्योंकि ये शब्दों के अंश होते हैं। जब शब्दों के अंश होंगे तो पूरा अर्थ वो बता ही नहीं पाएंगे, पूरा अर्थ नहीं बता पाएंगे। आगे चर्चा के जैसे रामो ईमानदार है ना,
जैसे आ उपसर्ग को क्या लिखा जाता है कि वो नहीं के अर्थ में प्रयोग होता है। नहीं के अर्थ में प्रयोग होता है, इस बात को ध्यान देना है। प्रयोग होता है यानी जब वो प्रयोग होगा तो उसके आधार पर उसके अर्थ को ग्रहण किया जाएगा। जैसे रामू ईमानदार है ना, फिर कहते हैं रामू ईमानदार नहीं है, फिर कहते हैं रामू ईमानदार आ है। अगर आ का स्वतंत्र अर्थ नहीं ही कर लिया जाए, जैसे आ का स्वतंत्र अर्थ अगर नहीं ही कर लिया जाए, नहीं ही मान लिया जाए कि आ का अर्थ क्या होता है, नहीं। जैसे आगे वाक्य में बताया गया कि रामू अईमानदार है या रामू अईमानदार है। जब ये पहले लग गया है, जहाँ पर अगर ये बीच में लग गया है रामू ईमानदार आ है, तो इसका अर्थ ये नहीं होगा, ये वाक्य आपका गलत हो जाएगा, ये आपका वाक्य गलत हो जाएगा। लेकिन इसको मानने के लिए कह रहे हैं रामू अईमानदार है ना, रामू अईमानदार है। तो ये एक तरीके से शब्द समझने के लिए मान लिया जाएगा कि हाँ कि वो बेईमान है ना, कि वो ईमानदार नहीं है। अईमानदार मतलब कि वो बेईमान है। और फिर कह दिया जाए, क्या कह दिया कि रामू अईमानदार। ये चारों वाक्य आपके होंगे, आप इस बात को समझ गए होंगे कि उपसर्गों या प्रत्ययों का कोई निश्चित या स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। जब वे प्रयोग में लाए जाते हैं तभी उनका अर्थ बनता है, तभी उसी प्रयोग के आधार पर उनके अर्थ को ग्रहण कर लिया जाता है। हम अक्सर चीज़ें जब सुनते हैं, कभी कभी कोई बात कहता है तो हम लोग कहते हैं कि आप वो अर्थ मत लीजिए जो आप समझ रहे हैं। यानी कभी कभी होता है कि हम बताते कुछ और हैं और अर्थ ग्रहण कुछ और कर लेता है आदमी, तो बात का बुरा मान जाता है, कहें भाई दिल पे मत लो, मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा है। तो शब्दों की अपनी अपनी क्या होती है, अपना अर्थ ग्रहण होता है, अपना अर्थ उसकी अपना उनका अस्तित्व होता है, उसका अपना अर्थ होता है। तो ये हुई आपका क्या हुआ, उपसर्ग का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, यानी स्वतंत्र अर्थ में इसका प्रयोग नहीं होता है। आगे चर्चा करते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि जब इनको आप समझ लेंगे तो चीज़ें आपकी सरल और सहज हो जाएंगी। उपसर्ग के प्रकार कितने होते हैं? चूँकि हिंदी का जन्म संस्कृत या विकास संस्कृत से हुआ है। हिंदी का विकास कहाँ से हुआ? संस्कृत से हुआ है। आपको हम बता दें, देखिए कैसे विकास क्रम हुआ है संस्कृत का। संस्कृत, फिर क्या है, फिर है प्राकृत, फिर क्या है अपभ्रंश। ये क्रम पूछ देता है कभी कभी कि बताइए कौन कौन भाषाओं का विकास क्रम क्या है। हम आगे इसकी चर्चा करेंगे भाषा विज्ञान में। यहाँ पर बताए दे रहे हैं अपभ्रंश, और क्या हुआ अवहट्ट से क्या हुआ, हिंदी हुआ है ना, अवहट्ट। फिर क्या हुआ, हिंदी या अन्य भाषाएं जो हमारे सामने आती हैं निखर करके। तो ये आपका एक क्रम है। पहले क्या, क्योंकि संस्कृत क्या है आपकी सभी भाषाओं की जननी है, यानी वो सभी भाषाओं की माता है ना, क्योंकि उसी से सारी भाषाओं का निर्माण हुआ है, जन्म हुआ है। तो फिर क्या है, पाली है, फिर क्या है, प्राकृत है, फिर अपभ्रंश है, और फिर अवहट्ट उसी का रूप आता है, और तब जाकर हिंदी का विकास, यानी भाषाओं का एक परिवर्तित रूप हमारे सामने धीरे धीरे बनता गया है। क्योंकि हिंदी अचानक से जन्म नहीं होता है। जिस तरीके से किसी बच्चे का जन्म होने में बहुत सारी प्रक्रिया होती है, माँ किस तरीके से गर्भ में धारण करती है, ये बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, यानी परिवर्तनशील है। तो भाषा क्या है, परिवर्तनशील है। उसी प्रकार से जिस तरीके से किसी चीज़ को बनने में या बिगड़ने में वक्त लगता है, उसी प्रकार ये भाषाओं में भी समय और काल लगे हैं, तब जाके इस भाषा को हम पढ़ रहे हैं, इस रूप में देख रहे हैं। ये पहले संस्कृत से जन्मी है, संस्कृत से जन्मते हुए पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, हिंदी, इस तरीके से निर्माण हुआ है। तो इसके प्रमुख उपसर्ग संस्कृत हैं, यानी कुछ संस्कृत के उपसर्ग हैं। वर्तमान में हिंदी में प्रमुख रूप से 3 प्रकार के प्रचलित उपसर्ग हैं। कौन कौन से? कुछ संस्कृत के हैं दोस्तों, कुछ हिंदी के हैं, और कुछ उर्दू के उपसर्ग हैं। हमको इन दोनों के दृष्टिकोण से पढ़ना है, और समझने के लिए आपको इनको भी बता दिया जाएगा। तो संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से हैं, इस चीज़ को हम जान लेते हैं। संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से हैं। अब सीधा हम उदाहरणों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि उपसर्ग को पढ़ना बहुत आसान है, सरल है। तो मैंने आपको बता दिया कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं। अब करते हैं चर्चा। अब चर्चा करते हैं हम उदाहरणों पे। हिंदी ने संस्कृत के जिन प्रमुख उपसर्गों को ग्रहण किया, उनके नाम, अर्थ एवं उनसे निर्मित सरल सुबोध हेतु ये बताए हैं महत्वपूर्ण चीज़ें आपको। उदाहरण मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उदाहरण ही पूछता है हमसे
तो हम लोग उपसर्ग बहुत ज़्यादा कठिन या है नहीं, कठिन नहीं है, तो हम लोग परिभाषा पढ़ ही चुके हैं। देखिए ये शब्द के पहले लगेगा, क्या होगा, शब्दांश के पहले लगेगा, और क्या होगा कि इनका अर्थ ये होगा। अगर जब प्रयोग के अर्थ पे करेंगे तो अति का जब हम उपसर्ग का प्रयोग करेंगे और उस शब्द का प्रयोग वाक्य में करेंगे तो उसका अर्थ इन आधारों पर किया जाएगा। क्या होगा, अति का अधिक के रूप में भी करेंगे, ऊपर में भी करेंगे, उस पार में भी करेंगे, यानी उस पार में भी करेंगे। देखिए अतिकाल, काल और अतिकाल मतलब बहुत अधिक काल। फिर अतिक्रमण है ना, क्रमण और अतिक्रमण। अतिरिक्त या अतिरिक्त मतलब अलावा। अतिशय, अतिव्यापी, व्यापी, अतिव्यापी यानी कि अधिक के अर्थ में। फिर क्या होगा, अत्यंत। अब कहोगे सर कि इसमें तो अति समझ में आ रहा है कि उपसर्ग लगा है, लेकिन इसमें अत्य लिखा हुआ, लेकिन हम लोग पढ़ के आए हुए हैं अत्यंत। जब इसका विच्छेद करेंगे, क्या करेंगे, विच्छेद, तो क्या होगा, अति धन अंत होगा, है ना, अति धन अंत। क्योंकि जब आप विच्छेद कर लेंगे अच्छे से, हम लोग संधि विच्छेद पढ़ के आए हुए हैं, जब आप विच्छेद अच्छे तरीके से कर लेंगे तो उपसर्ग आपको आराम से दिख जाएगा, उपसर्ग का आप अच्छे से पकड़ पाएंगे। तो ये हो गया अति, इसमें भी अत्यंत होगा। अत्युत्तर हो गया, है ना, अत्युत्तर हो जाएगा, अत्युत्तर, अत्युत्तर। इस तरीके से ये क्या हो गया, अति का हो गया अधिक के रूप में या उस पार के रूप में। अगला बिंदु है, अगला बिंदु करते हैं चर्चा हम। अनु है, तो अनु दोस्तों उपसर्ग किस में प्रयोग करते हैं, क्रम के अर्थ में भी करते हैं, पीछे के अर्थ में भी करते हैं, पश्चात के और समान में। तो ये हो गया अनु आपका उपसर्ग, और इसका प्रयोग किस अर्थ में करते हैं, क्रम के रूप में भी करते हैं, पीछे के रूप में भी करते हैं, पश्चाताप, पश्चाताप नहीं पश्चात है, और समान है क्या है, अनुकरण, है ना, किसी का पीछा करना, किसी को फॉलो करना कहते हैं, अनुकरण। अनुकूल है ना, प्रतिकूल, अनुकूल। ये शब्दावली पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप वर्तनी शुद्धि पढ़ेंगे। आप जब शब्द का अर्थ अच्छे से कर पाएंगे तभी वर्तनी शुद्धि कर पाएंगे, तभी संधि विच्छेद कर पाएंगे, है ना, तभी शब्द के अर्थ को सही रूप में ग्रहण कर पाएंगे। तो शब्दावली को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए इनको हम बता रहे हैं आपको। अनुकूल, अनुक्रम, है ना, अनुचर, अनुज, अनुज माने छोटा, अनुपात, है ना, अनुरूप यानी उनके अनुरूप। चलिए अनुस्वार, अनुस्वार आपको बताए हुए हैं कि ये अनुस्वार का बिंदु होता है। कभी कभी इसका माँ में प्रयोग होता है और कभी कभी अनुसार के रूप में भी होता है ना। फिर अधिक, अधिक का क्या करते हैं, श्रेष्ठ के रूप में प्रयोग करते हैं, है ना, ऊपर के भी अर्थ में भी करते हैं और निकटता के अर्थ में भी करते हैं। अब शब्द देख लीजिए, अधिकरण, अधिकार, अधिकोष, अधिपति, अधिपाठक, अधिष्ठाता, है ना, इत्यादि। ये सारे शब्द क्या हुए आपके, अधिके हो गए। तो अधिकार, है ना, अधिपत्य, इस तरीके से बहुत सारे शब्द बन जाएंगे। तो आपको बस अगर बहुत ज़्यादा, जब जैसे उस अत्यंत पूछा था आपसे तो आप समझ नहीं पाए थे, तो जब संधि विच्छेद करेंगे या समास विग्रह करेंगे तब चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, शब्द का अर्थ समझ में आ जाएगा, आप समझ जाएंगे उपसर्ग इसमें कौन सा लगा हुआ है। अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। उदाहरणों पर इसलिए चर्चा कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि शब्दावली को जानना बेहद ज़रूरी होता है। अप का क्या होता है, हीन के अर्थ में भी करते हैं, बुरा के भी अर्थ में भी करते हैं, विरुद्ध के अर्थ में भी करते हैं और लघुता के रूप में भी करते हैं। यानी इधर जो लिखा हुआ है इन अर्थों में हम इस उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। कैसे, अपकार हो गया, है ना, अपकर्ष हो गया, उत्कर्ष का अपकर्ष हो गया, अपकीर्ति, कीर्ति यानी कि यश कीर्ति, है ना, यश और कीर्ति, तो यानी किसी का सम्मान है तो उसका क्या हो, अपकीर्ति। अपयश हो गया, है ना, अपयश हो गया, अपमान हो गया, अपकीर्ति हो गया। ये क्या है, ये आपके पर्यायवाची शब्द हैं। तो इन शब्दों से पर्यायवाची शब्द भी आप जान जाएंगे, इन शब्दों से आप विलोम शब्द भी जान जाएंगे जो कि आपके पाठ्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो अपकार का क्या होगा, उपकार होगा, अपकर्ष का उत्कर्ष हो जाएगा, है ना, अपकीर्ति का क्या हो गया, सम्मान हो गया या कीर्ति हो गया। कीर्ति आपका सम्मान है, जब अप लग गया तो क्या हो गया आपका विलोम अर्थ, उल्टा अर्थ हो गया, है ना। प्रयोग अप्रयोग हो गया, अपभ्रंश हो गया, भ्रंश माने सुंदर होता है और अपभ्रंश लग गया तो उसका बेकार रूप हो गया, कुरूप हो गया, असुंदर, भद्दा हो गया, अपमान हो गया, अपशब्द हो गया, है ना। तो ये सारे शब्दों से हम जब परिचित होंगे तो विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये सारे शब्दों को हम जानते हुए चलेंगे। अभी क्या क्या हो गया, अधिक के अर्थ में भी करेंगे, और के अर्थ में भी करेंगे और समीप के अर्थ में।
तो क्या होगा, अभिनव हो गया, अभिमुख हो गया, अभिमान हो गया, अभिप्राय हो गया, अभियान हो गया, अभिभावक हो गया, अभिलाषा हो गया, अभिलाषा माने इच्छा, अभियान, है ना। तो ये सारे शब्द निर्माण हो जाएंगे आपके जब इस उपसर्ग को हम अच्छे से पढ़ लेंगे। कुछ शब्दावली पढ़ लीजिए और बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे इन उदाहरणों के माध्यम से। बताने का प्रयास यही है कि आप अधिक से अधिक शब्दों से परिचित हो जाएं। तो जब शब्द से परिचित हो जाएंगे, जब शब्द से परिचित हो जाएंगे तो बहुत ही आसानी से आप प्रत्यय या उपसर्ग समझ जाएंगे। अब का क्या होता है, अनादर होता है, पतन होता है, हीनता होता है, यानी इन अर्थों में इसका प्रयोग करते हैं हम। क्या हो गया, अवगत, अवनति, अवज्ञा, आज्ञा का होगा क्या होगा, अवज्ञा होगा, फिर अवतार होगा, है ना, फिर क्या होगा, अवरोहण होगा, अवलोकन हो गया, यानी किसी को अच्छे तरीके से देखने, उसका सूक्ष्म दृष्टि से देखना, अवतार हो गया, है ना, अवज्ञा हो गया यानी किसी को आज्ञा को मानना, और फिर क्या होगा, उसकी अवज्ञा करना यानी उसकी आज्ञा को ना मानना। फिर अवनति क्या क्या होगा, उन्नति हो जाएगा अगर विलोम के अर्थ में भी करेंगे। अवगत का क्या हो जाएगा, विगत हो जाएगा, है ना। तो अब के प्रयोग से ये सारे इन सारे शब्दों का निर्माण हुआ है ना। अवलोकन, अवलोकन का विच्छेद जब करेंगे, अवधन लोकन, अगर परिभाषा समझनी हो आपको। तो दोस्तों आगे हम इसकी चर्चा करेंगे, इसके बारे में बताएंगे आपको। तो जैसे आ है, तो आ का क्या हो गया, तक के अर्थ में, और के अर्थ में, समेत के अर्थ में और सीमा के अर्थ में। तो हो गया आकाश, आकर्षण, आक्रमण, आक्रोश, आगमन और आचरण, है ना। तो ये इन शब्दों के या इसके प्रयोग से आप बहुत सारी चीज़, आकाश, आगमन, आचरण, आगमन, है ना, तो इन सारे शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। तो शब्द निर्माण हो गया, जब विच्छेद करेंगे तो उसका अर्थ अलग हो जाता है ना। कर्षण, आकर्षण, आक्रमण, इस तरीके से शब्दों की रचना कर लेंगे हम। आगे उदाहरणों पर चर्चा हम और करेंगे आपसे, जो हिंदी के उपसर्ग हैं, है ना, और कुछ उर्दू के उपसर्ग हैं, उनके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। तो अगले उदाहरण है उद है या उत है, यानी उद या उत है, इसमें उ का प्रयोग करते हैं। तो इसका ऊंचे के अर्थ में भी करते हैं, ऊपर के अर्थ में भी और श्रेष्ठ के अर्थ में। क्या हो गया, उत्तम, है ना। उत्तम का यदि जैसे इसमें उत्तम लिखा हुआ है तो कभी कभी होता है कि पूछ देगा, पूरा बताएगा, अति उत्तम में बताइए कौन सा उपसर्ग या प्रत्यय लगा हुआ है ना। तो अति कर देंगे, अति, धन क्या होगा, ऊ होगा, और धन तम होगा, तम हो जाएगा, उत्तम, है ना। इस तरीके से में ऊ उपसर्ग भी है और ये आपका अति भी है, ऊ है और अति भी है, यानी दो उपसर्ग आपके इसमें प्रयोग हुए हैं। तो उत्तम हो गया, ऊ लगा के जो उपसर्ग बनते हैं, उत्कंठा हो गया, उत्कर्ष हो गया, उन्नति हो गया, उत्पन्न हो गया, उद्देश्य हो गया, ये सब क्या है आपके, ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। फिर क्या है, उप माने निकट, जो आप बताया गया कि इसका अर्थ निकट या समान होता है, निकट या समीप होता है ना। तो निकटता के अर्थ में भी करते हैं, सहायक के अर्थ में भी करते हैं और सदृश के रूप में भी करते हैं। उपकार, उपदेश, उपनाम, उपनिवेश, उपवन, वन और उपवन। वन और उपवन में क्या अंतर होता है, वन आपका छोटा होता है यानी बड़ा भाग होता है वन, और उपवन क्या होता है, छोटा भाग होता है। वन में बहुत सारे झाड़ झंखाड़ होते हैं, क्योंकि शब्दों से आप जब परिचय बना के चलेंगे, शब्दों का अर्थ ग्रहण करते हुए चलेंगे, चीज़ें तो आपकी आसान होती चली जाएंगी। तो वन और उपवन, उपवन, है ना। तो वन आपका बड़ा भाग हो गया और ये उपवन आपका छोटा भाग हो गया। तो उपभेद हो गया, भेद और उपभेद, है ना, भेद और उपभेद। भेद उपभेद क्या होता है, जैसे हम तीन प्रकार प्रत्यय की, तीन प्रकार कोई चीज़ होता है, उसके अंतर्गत जो डिवाइडेशन होता है, जो भाग बटे होते हैं, ये उसके क्या होते हैं, ये उपभाग होते हैं। ये हो गया दो, ये हो गया एक, तो एक दो तीन ये हो गया, इसके अंतर्गत जो तीन है वो भाग कहलाएंगे, है ना। आगे कुछ उदाहरण हैं उनको देखते हैं, फिर हम हिंदी के उदाहरणों पे चलेंगे, यानी हिंदी के जो उपसर्ग होते हैं। निर और निस, इसका बाहर के अर्थ में, निषेध के अर्थ में, रहित के अर्थ में। तो क्या निर्दोष हो गया। अब इसमें कहने सर इसमें ये तो मिल नहीं रहा है, ऐसे नहीं, जब आप विच्छेद करेंगे चीज़ें तभी समझ में आएंगी दोस्तों। निर क्या होगा, निर्धन दोष होगा, निर्धन दोष होगा, तब ये क्या हो गया आपका, ये निर आपके समझ में यहाँ पर आ गया। निष्प्राण हो गया, जैसे कि निष्प्राण हो गया, है ना, निष्प्राण हो गया। तो क्या होगा, निष्धन क्या हो गया, निष्धन प्राण हो जाएगा, निष्धन प्राण। हम लोग संधि विच्छेद जब कर रहे थे तो नियम पढ़े हुए थे। नियम क्या पढ़े थे, जब दूसरे पद में पा होगा और इधर क्या होगा, ये इसको सा, इसको दंत सा में बदल दिया जाता है। जब विच्छेद करेंगे तो दंत सा में, और दंत सा का मूर्धा में बदल दिया जाता है। इस तरीके से हम नियम पढ़ चुके हैं।
निष्प्राण हो गया, निरपराध हो गया। तो इसको जब विच्छेद करेंगे निर्धन अपराध हो जाएगा, है निर्धन अपराध हो जाएगा। जब आप विच्छेद कर लेंगे तो तब आप समझ जाएंगे। निरपराध हो गया, निर्वास हो गया, निर्धन आवास हो जाएगा, निर्धन वाह हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, निर और निस के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण थे। इन उदाहरणों को आप बहुत आसानी से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो बहुत कुछ सरल और सहज हो जाएगा। परि हो गया, परि का आसपास, चारों ओर या पूर्ण, तो परिक्रमा हो गया। परिचय हो गया, परिचालन हो गया, परिजन, परिच्छेद, परिणाम, परित्याग। तो बहुत ही सरल कुछ उदाहरण हैं। और प्रति हो गया, प्रति का क्या होगा, विरुद्ध के अर्थ में, विरोध के अर्थ में, प्रत्येक, सम्मुख। तो क्या हो गया, प्रतिकूल हो गया, है ना। अनुकूल का विलोम प्रतिकूल हो जाएगा। प्रतिक्षण यानी हर पल, प्रतिकार, प्रतिकार है ना, प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, है ना। प्रतिदान, दान, प्रतिदान, प्रतिनिधि। तो ये क्या है, आपके प्रति उपसर्ग लाकर जो शब्द की संरचना करी, जो शब्द बनाए जा सकते हैं वो इस प्रकार हैं। प्रतिदिन, प्रतिगमन, है ना। इस तरीके से बहुत सारे शब्द बन जाएंगे। अब हम हिंदी के उदाहरणों पर चर्चा करते हैं, यानी हिंदी के कौन कौन से उपसर्ग हैं। वो महत्वपूर्ण आपसे उदाहरण की चर्चा हो गई संस्कृत में। एक बार पढ़ लेंगे, देख लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आसान और सरल हो जाएंगी, है ना। तो क्या है, ये हिंदी के कुछ उपसर्ग हैं। ये अन लिखा हुआ है, अ या अन, इनके माध्यम से कौन कौन सी किस अर्थ में प्रयोग है, निषेध के अर्थ में, अभाव के अर्थ में और रहित के अर्थ में। यानी फिर कौन कौन से बनेंगे, अकाल हो गया, अगाध हो गया, अकाल, अगाध, अजान, अधर्म। इस तरीके से बहुत सारे, अनगिनत, अन का प्रयोग कर दिया यहाँ पर, अनजान, अलग, अमोल, मोल का अमोल हो जाएगा, पढ़, अपढ़, था का था हो जाएगा। यानी अ उपसर्ग लगा करके हिंदी के बहुत सारी शब्दावली बनाई जा सकती है। अनमोल, अनहोनी, अनोखा, है ना। फिर है अध, अध माने अर्ध या आधा, अध माने अर्ध या आधा। अध खिला, है ना, अध किला, अध जल। हम लोग जब मुहावरे में पढ़ेंगे, अध जल गगरी छलकत जाए, यानी आधा जल से भरी हुई जो गगरी है, अध जल, अध जला माने जो आधा जला हुआ है। अध पका, पका, अध पका, अध मरा। तो अध लगा करके, अध को उपसर्ग बना करके इन सारे शब्दों को बनाया जा सकता है। किस अर्थ में, अर्थ के यानी आधा के अर्थ में। अध मरा, अध शेरा, है ना। फिर है ऊ लगाकर कौन कौन से बनेंगे, ऊ अलग के अर्थ में भी करते हैं और बाहर के अर्थ में भी प्रयोग करते हैं। उचक्का, उजड्ड, कहते बड़ा उजड्ड आदमी है वो। उजाड़, उमस, उखाड़, उबार। तो ये सारे ऊ से शब्द की संरचना की जाएगी। और भी बहुत सारे शब्द बन जाएंगे, लेकिन कुछ सीमित समझाने के लिए आपको उसमें कुछ सीमित शब्दावली दी हुई है। उनको एक कम के अर्थ में भी करते हैं, जैसे 19 हो गया, 29 हो गया, 49। तो इसको भी बहुत ज़रूरी है याद करना कि अधिकतर पूछ देता है हमसे कि बताइए उनमें उन लगा करके कौन कौन से शब्द बनाए जाते हैं। उन्मेष हो गया, है ना, उन्मेष, 19, यानी उन लगाकर एक कम, उन्मेष, या बहुत सारे शब्द बन जाएंगे एक कम के अर्थ में भी और नए शब्द भी बनाए जा सकते हैं। उन्मेष। फिर अ हो गया, अ को अब के अर्थ में भी प्रयोग कर लिया जाता है कभी कभी, जैसे इसको संस्कृत में कर चुके हैं हम। अवयव हो गया, है ना, अवमानना हो गया, वो आपको बता चुके हैं हम संस्कृत वाले में। हिंदी में क्या होता है, हीन के अर्थ, निषेध के अर्थ में और हीन के अर्थ में प्रयोग करते हैं। अवगुण यानी गुण हो गया और अवगुण हो गया, है ना। अवगुण हिंदी में इसका प्रयोग करते हैं अवगुण। अवघट, औढ़र, औशर, अवघड़, है ना। तो इन शब्दों की संरचना आपका औरत, है ना, अवसर, इस तरीके से शब्द बनाएंगे। फिर कु का के अर्थ बुरा के अर्थ में भी और खराब और हीन के अर्थ में भी प्रयोग करते हैं। घड़ी, कुघड़ी, यानी ये बहुत बुरी घड़ी चल रही है, बहुत समय खराब चल रहा है। कुढंग, ढंग का कुढंग हो जाएगा, कुपात्र हो जाएगा, है ना, कुपुत्र हो जाएगा। कहते हैं पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, यानी बेटा आपका अगर सुयोग्य है, अच्छा है, सपूत है, तो धन संचय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पैदा कर लेगा, अर्जन कर लेगा धन का। और यदि बेटा आपका कुपुत्र है, यानी कुपूत पैदा हो गया, तब भी धन संचय की जरूरत नहीं है। धन संचय करेंगे तो वो बर्बाद कर देगा आपका। तो ये हो गया कुपूत हो गया। कुयोग हो गया, सुयोग का कुयोग हो जाएगा, है ना, यानी सुयोग, कुयोग होना, कुरूप होना, सुंदर का कुरूप हो जाएगा, विलोम। तो इन शब्दों से जब आप परिचय होंगे तो शब्द विलोम, इन सारी चीज़ों को आप समझ जाएंगे। कुसमय, है ना, जैसे कुघड़ी है वैसे कुसमय हो गया, कुढब हो गया। फिर क्या, दु का बुरा या हीन के अर्थ में भी करेंगे। काल, दुकाल, दुर्गति, दुर्दिन, दुर्मति, दुर्मिति, दुबला इत्यादि ये सब शब्द बनेंगे। नी लगा करके कौन कौन से बनेंगे,
अभाव के अर्थ में, निषेध और रहित के अर्थ में भी। तो क्या जो निकम्मा हो गया, निडर, निगोड़ा, निधड़क, निहत्था, निखरा, है ना, निर्लज्ज, निहंग, इस तरीके से शब्दों की संरचना की जाएगी। बिन, बिन का क्या होगा, बिन काम, बिन खाया, बिन पचा, बिन जाना, बिन देखा, बिन बोया, बिन ब्याहा, है ना। भर का अर्थ का किस में अर्थ करेंगे, भर पूरा के अर्थ में और ठीक के अर्थ में भी करेंगे। भरपूर, भरशक, भरपेट, भर दिन। फिर क्या है, शाह है, शाह का समान के अर्थ में या साथ के अर्थ में। सगोत्र, सरस, शपथ, है ना, सपुत्र, समित्र यानी मित्र के साथ, सजग यानी सजगता के साथ। फिर क्या, सु का सा हो गया, फिर शु हो गया, सुंदर या श्रेष्ठ के अर्थ में। फिर क्या होगा, सुघड़ हो गया, सुडौल हो गया, सुशील हो गया, सुंदर सुविचार हो गया, सुआचरण हो गया, सुजन हो गया, स्वागत हो गया, सुधनागत, स्वागत हो गया, सुमन हो गया। इस तरीके से सारे शब्द हमारे बन जाएंगे। तो ये कुछ क्या हो गए आपके, ये हिंदी के पूरे। उसमें क्या बोलते हैं कि उर्दू के कुछ शब्दावली है। उर्दू में पढ़ते हैं कि दार लगाकर या बहुत सारे उपसर्ग बनते हैं। क्या बोलते हैं कि सब हिंदी के विदेशी शब्द बनते हैं, सब रजिस्ट्रार, है ना, सब रजिस्ट्रार, सब इंस्पेक्टर, सब रजिस्ट्रार और सब इंस्पेक्टर, इस तरीके से शब्द बनते हैं। तो उनका महत्वपूर्ण यहाँ पर है नहीं बताने के लिए, इसीलिए मैं आपको बता नहीं हूँ। संस्कृत और हिंदी के महत्वपूर्ण उपसर्ग हैं, उनको आप जान लिए हैं। तो अगली चर्चा हम करेंगे प्रत्यय के माध्यम से, कौन कौन से प्रत्यय होते हैं, किन प्रत्ययों को हम कैसे पहचानते हैं, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों से प्रश्न बनते हैं, तो उनको समझना बेहद ज़रूरी होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट करिए कैसा लगा है, किस तरीके की आपकी तैयारी है, उसी तरीके से हम आपको बताते हुए चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।